जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में संविधान और पूर्व कानून की व्याख्या की अनुच्छेद 147 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 77वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संवैधानिक प्रावधान 78वीं वीडियो बनाकर इसके 148वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के संवैधानिक प्रावधानों से लिए गए ये अंश इस महत्वपूर्ण पद के लिए स्थापना और नियुक्ति की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। जय भीम साथियों की अनुच्छेद 147 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 77वीं वीडियो बनाकर इसके पर बात करेंगे। बता दें कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के संवैधानिक प्रावधानों से लिए गए ये अंश इस महत्वपूर्ण पद के लिए स्थापना और नियुक्ति की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। यह पाठ्य सामग्री बताती है कि CAG को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के तहत ही पद से हटाया जा सकता है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय संभालने से पहले व्यक्ति को राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना होगा और CAG के वेतन और सेवा की शर्तें संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि एक बार नियुक्त होने के बाद CAG के वेतन या अन्य लाभों को उनके नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकता है और कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे आगे किसी भी सरकारी पद के लिए पात्र नहीं होंगे। अंत में पाठ में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा शर्तों और CAG के प्रशासनिक व्ययों का उल्लेख किया गया है, जो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 3238/5/000 अध्याय 5 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 1 भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति से और समान आधारों पर ही पद से हटाया जाएगा। 2 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। 3 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित की जाएंगी और जब तक वे इस प्रकार निर्धारित नहीं हो जाती तब तक वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होंगी। परंतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और न ही अनुपस्थिति अवकाश, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा। 4 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद से विरत होने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होगा। 5 इस संविधान और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। 6 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उस पद पर कार्यरत व्यक्तियों को देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। नमस्कार। आज हम भारत के शासन तंत्र के एक बहुत ही कह सकते हैं अहम और अक्सर चर्चा में रहने वाले पद पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, संक्षेप में कहें तो CAG। जी बिल्कुल, CAG के रिपोर्ट्स तो खबरों में रहती ही हैं, लेकिन आज हम शायद उन रिपोर्ट्स के पीछे जो शक्ति है, वो संवैधानिक आधार, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसके लिए हमारे पास है खुद भारत का संविधान, खास तौर पर उसका अध्याय 20 अनुच्छेद 148। मकसद सीधा है, इस पद की संवैधानिक बनावट को समझना, नियुक्ति कैसे होती है, स्वतंत्रता कैसे मिलती है और
क्यों ये पद इतना जरूरी है सरकारी खजाने के एक प्रहरी के तौर पर? बिल्कुल। असल में अनुच्छेद 148 को एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक संवैधानिक किला है। हाँ, किला ये अच्छा शब्द है। एक किला जो सीएजी की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही बना है। तो चलिए देखते हैं कि इस किले की दीवारें कैसी हैं, है ना, एक एक करके। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से, नियुक्ति। इस महत्वपूर्ण पद पर कौन और कैसे नियुक्त करता है? अनुच्छेद 148 का क्लॉज 1 क्या कहता है इस बारे में? देखिए, संविधान यहाँ बहुत स्पष्ट है। क्लॉज 1 कहता है कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और वो भी अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा, मतलब वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ये प्रक्रिया ही बताती है कि ये कितना ऊंचा संवैधानिक पद है। अच्छा, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, पर क्या उन्हें पद से हटाना भी उतना ही आसान है? मुझे लगता है यहीं पर शायद इस किले की पहली मजबूत दीवार आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी क्लॉज 1 का जो दूसरा हिस्सा है, वो सीएजी की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी गारंटियों में से एक है। इसमें साफ लिखा है कि सीएजी को केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकेगा जिस तरीके और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का तरीका मतलब वो साबित कदाचार या अक्षमता वाला मामला, और संसद की वो विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया। हाँ, वही महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अरे वो तो बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। अत्यंत मुश्किल। आप सोचिए, दोनों सदनों में कुल सदस्यों का बहुमत और फिर उपस्थित और वोट देने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीएजी को कार्यकाल की जबरदस्त सुरक्षा देता है। वो बिना किसी डर के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपना काम कर सकते हैं, चाहे उन्हें सरकार के ही किसी फैसले पर सवाल उठाना हो। तो कार्यकाल की सुरक्षा एकदम सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ये वाकई एक मजबूत ढाल है। ठीक है, नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया समझ ली। अब पद संभालने से ठीक पहले कोई शपथ वगैरह भी होती है? अनुच्छेद 148(2। जी हाँ, क्लॉज 2 इसी बारे में है। पद ग्रहण करने से पहले जो भी व्यक्ति नियुक्त होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी और व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है, और ये शपथ संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार होते हैं। 3री अनुसूची वाली शपथ। अच्छा, क्या ये सिर्फ एक मतलब फॉर्मेलिटी है, रस्म अदायगी? नहीं, इसे सिर्फ रस्म कहना ठीक नहीं होगा। इसकी अहमियत है। उस शपथ में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, भारत की प्रभुता, अखंडता को बनाए रखने का वचन होता है, और सबसे जरूरी कि वो अपना काम बिना किसी डर या पक्षपात, राग या द्वेष के करेंगे। ये एक तरह की पब्लिक कमिटमेंट है। अच्छा, हाँ, ये तो उनके नैतिक और संवैधानिक दायित्व को पक्का करती है। ठीक है, नियुक्ति हो गई, शपथ ले ली। अब कार्यकाल के दौरान की बात। क्या संविधान काम करते समय भी किसी तरह के दबाव से बचाता है, खासकर पैसे वैसे के मामले में? अनुच्छेद 148(3 शायद इसी बारे में है। बिल्कुल, क्लॉज 3 इसी पर आता है। ये कहता है कि सीएजी का वेतन और सेवा की दूसरी शर्तें, जैसे छुट्टी, पेंशन वगैरह, ये संसद कानून बनाकर तय करेगी, और जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक दूसरी अनुसूची में जो लिखा है वो लागू होगा। पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका परंतुक, यानी प्रोविजो। हाँ, उस परंतु के बारे में बताइए, सुना है वो काफी अहम है। बेहद अहम। ये परंतुक साफ कहता है कि सीएजी की नियुक्ति हो जाने के बाद उनके वेतन में या उनकी छुट्टी, पेंशन, रिटायरमेंट की उम्र से जुड़े अधिकारों में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनके लिए अलाभकारी हो। डिसएडवांटेजेस वेरिएशन नहीं हो सकता। ओहो, मतलब एक बार नियुक्त हो गए तो सरकार या संसद उनकी सेवा शर्तों को उनके कार्यकाल के दौरान घटा नहीं सकती, उनके नुकसान में नहीं बदल सकती। ये तो कार्यकाल की सुरक्षा के साथ साथ एक तरह की वित्तीय सुरक्षा भी हो गई। एकदम सही। ये उस संवैधानिक किले की एक और मजबूत दीवार है। आप सोचिए ना, अगर सरकार के पास सीएजी का वेतन कम करने या पेंशन रोकने का अधिकार होता, तो क्या वो बिना किसी दबाव के सरकार के खर्चों की निष्पक्ष जांच कर पाते? ये प्रावधान इसी संभावना को खत्म करता है। उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनी रहती है। ये दिलचस्प है। स्वतंत्रता सिर्फ पद पर रहने तक नहीं, बल्कि कार्यकाल के दौरान की सेवा शर्तों तक है। अच्छा, अब एक कदम और आगे। क्या ये सुरक्षा कवच कार्यकाल खत्म होने के बाद भी किसी तरह रहता है?
मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में कोई सरकारी पद का लालच देकर उनके काम को प्रभावित किया जा सके। अनुच्छेद 148(4) शायद इसी की बात करता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अनुच्छेद 148 का क्लॉज 4 इसी आशंका को खत्म करने के लिए है। ये साफ तौर पर कहता है कि सीएजी अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और पद लेने के पात्र नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। कोई भी सरकारी पद नहीं? ये तो काफी सख्त पाबंदी लगती है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी संविधान बनाने वालों की? देखिए, इसके पीछे तर्क बहुत गहरा है। ये सीएजी की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है। मकसद ये है कि सीएजी अपने कार्यकाल के दौरान इस उम्मीद में न रहे कि रिटायरमेंट के बाद सरकार उन्हें कोई अच्छा सा पद दे देगी और इस चक्कर में वो सरकार के प्रति नरम हो जाए। ये किसी भी तरह के हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को खत्म करता है। उनका ध्यान सिर्फ अपने काम पर रहे। समझ गया। मतलब भविष्य के दरवाजे बंद ताकि वर्तमान में ईमानदारी बनी रहे। पद की सुरक्षा, सेवा शर्तों की सुरक्षा, भविष्य के लालच से सुरक्षा। ये किला तो वाकई मजबूत दिख रहा है। अब बात करते हैं सीएजी के अपने दफ्तर की। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, उसके कामकाज और सीएजी की एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियों के बारे में क्या व्यवस्था है? क्लॉज 5। जी हाँ, क्लॉज 5 इसी पर है। ये कहता है कि संविधान और संसद के कानूनों के दायरे में रहते हुए इस विभाग में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और सीएजी की प्रशासनिक शक्तियां वैसी होंगी जैसी राष्ट्रपति तय करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति ये नियम सीएजी से परामर्श करने के बाद ही बनाएंगे। या ये सीएजी से परामर्श करने के पश्चात। जी, ये हिस्सा जरूर महत्वपूर्ण होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। हाँ, नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका के पास है, पर विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों और सीएजी की अपनी प्रशासनिक शक्तियों के बारे में सीएजी की राय, उनकी सलाह को महत्व दिया गया है। उनसे पूछना अनिवार्य है। भाई, विभाग को चलाने के लिए क्या जरूरी है ये तो वही बेहतर बताएंगे ना। हाँ, सही बात है। तो विभाग के अंदरूनी मामलों में भी उनकी भूमिका रखी गई है। अच्छा, अब एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल। जी, ये जो पूरा सिस्टम है, सीएजी का वेतन, स्टाफ का वेतन, भत्ते, पेंशन, दफ्तर का खर्च, ये सब पैसा आता कहाँ से है? क्या इसके लिए सरकार की मर्जी पर निर्भर रहना पड़ता है? अनुच्छेद 148(6) शायद यही बताता है। जी, और ये जवाब सीएजी की स्वतंत्रता के किले की शायद सबसे ऊंची मीनार है। क्लॉज 6 कहता है कि सीएजी के कार्यालय के जितने भी प्रशासनिक खर्चे हैं, जिसमें उनके और उनके स्टाफ के वेतन, भत्ते, पेंशन सब शामिल हैं, वो भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होंगे। चार्ज्ड होंगे। भारित व्यय। अच्छा, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, इस शब्द का टेक्निकल मतलब क्या है? ये सामान्य सरकारी खर्चों से अलग कैसे है? ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। भारत व्यय का मतलब है कि ऐसे खर्चे संचित निधि से सीधे निकाले जाते हैं। उन पर संसद में वोटिंग नहीं होती। संसद उन पे चर्चा तो कर सकती है, पर उन्हें पास या फेल करने के लिए वोट नहीं डाल सकती। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार बजट पास करते समय सीएजी दफ्तर के फंड में कटौती नहीं कर सकती, भले ही वो चाहे। बिल्कुल। अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये प्रावधान सीएजी ऑफिस की वित्तीय स्वायत्ता को पूरी तरह पक्का करता है। उन्हें अपने काम के लिए पैसे के लिए कार्यपालिका के रहमो करम पर नहीं रहना पड़ता। सोचिए, अगर सरकार उनका बजट कंट्रोल कर पाती तो वो उनके काम पर असर डाल सकती थी। भारित व्यय का दर्जा इस संभावना को भी खत्म कर देता है। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 148 के ये 6 खंड ये मिलकर कैसे एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जो सीएजी के स्वतंत्रता को हर तरफ से बचाता है। नियुक्ति की प्रक्रिया, हटाने की मुश्किल विधि, सेवा शर्तों में बदलाव नहीं, रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं, अपने विभाग पर नियंत्रण में भूमिका और आखिर में खर्चों का संचित निधि पर भारित होना। निश्चित रूप से ये सारे प्रावधान एक दूसरे से जुड़े हैं और इनका एक ही लक्ष्य है, एक ऐसी संस्था बनाना जो बिना किसी डर या तरफदारी के पूरी ईमानदारी से अपना संवैधानिक काम कर सके। संविधान बनाने वाले जानते थे कि जो संस्था सरकार के पैसे पर नजर रखेगी, उसका खुद सरकार के असर से पूरी तरह आजाद होना कितना जरूरी है। तो इन सब बातों में निचोड़ यही है कि संविधान ने पक्का किया है कि जो संस्था जनता के पैसे के खर्च का हिसाब किताब देखेगी, वो खुद सरकार के किसी भी दबाव से पूरी तरह आजाद रहे। जी हाँ, और यही स्वतंत्रता सीएजी को वो ताकत देती है
जिससे वो बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं की कमियों को सामने ला पाते हैं। उनकी रिपोर्टें संसद की लोक लेखा समिति के पास जाती हैं, जो फिर सरकार से जवाबदेही मांगती है। इस पूरी प्रक्रिया से ही हमारे लोकतंत्र में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहती है। वाकई इन प्रावधानों को समझने से इस पद की असली ताकत और इसकी भारी जिम्मेदारी का अंदाजा लगता है। ये सिर्फ हिसाब जांचने वाले का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये संविधान द्वारा नियुक्त एक सजग प्रहरी का काम है। भारतीय लोकतंत्र के लिए ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी चर्चा अनुच्छेद 148 पर रही, जिसने हमें सीएजी के पद की संवैधानिक मजबूती को समझने में मदद की। हाँ, ये अनुच्छेद ही इस संस्था की नींव है, कह सकती हैं। चलते चलते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। संविधान ने तो सीएजी को स्वतंत्र रखने के लिए इतने उपाय किए हैं, लेकिन ये सोचना दिलचस्प होगा कि असलियत में पिछले 70-75 सालों में ये संवैधानिक सुरक्षा उपाय कितने कारगर साबित हुए हैं, और क्या आज के बदलते समय में आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों के इस दौर में इन प्रावधानों पर या इनमें किसी सुधार की जरूरत पर सोचने की आवश्यकता है? ये वास्तव में एक गहरा सवाल है। संवैधानिक प्रावधान तो है, पर उनका जमीन पर असर और उनकी प्रासंगिकता हमेशा समीक्षा का विषय रहनी चाहिए, ताकि ये महत्वपूर्ण संस्था भविष्य में भी उतनी ही प्रभावी बनी रहे जितनी संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।